हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग पढ़ेंगे आज महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में हम लोग के रूप में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो अवंतिका का नाम था। राजा तथा राज्य का सही सम्मिलन कीजिए। तो प्रदोत जो राजा थे अवंती के राजा थे, उज्जैन जो थे वत्स के राजा थे, प्रसेनजीत जो राजा थे कौशल के, अजातशत्रु जो थे मगध के राजा थे। ठीक, मिलान करने के लिए ऐसे उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्वर्ण चांदी तांबे एवं रांगा से भारत के प्राचीनतम सिक्के थे। तो प्राचीनतम जो सिक्के थे चांदी के सिक्के थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। साक की लिच्छवी और योधेय में कौन सा प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था? तो योधेय प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था, ये बाद में हुआ। ईसा पूर्व छठी शताब्दी प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? तो काशी था। ठीक, छठी शताब्दी से पूर्व। ठीक, उज्जैन वास्तवता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। ठीक है, कहाँ के अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद के राजा आदेश पर नहर खोदी गई थी? नंद के राजा के आदेश पर। तो कलिंग के अभिलेख साक्ष्य से प्राप्त होता है, प्रकट होता है कि नंद के राजा के आदेश पर नहर खोदी गई थी। ठीक है, किस राजा ने पटिलपुत्र नगर बसाया था? तो उज्जैन ने बसाया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी हुआ? तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी से। आगे हम लोग देख लेते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ सूचना मिलती है? तो अगुंतर निकाय से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली। विश्व का पहला गणतंत्र क्या था? वैशाली। किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी। तो विश्व का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का पहला गणतंत्र कौन था? तो वो लिच्छवी था। तो आगे हम लोग देख लेते हैं गोदावरी नदी के तट पर किस महाजनपद था? तो गोदावरी अस्मक था। ठीक है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। तो जो श्रावस्ती है वो कैसे? अर्धचंद्राकार। मगध की राजधानी कौन है? गिरिवराज राजगिरे। मगध के लिए किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? इसी कारण से पुत्र द्वारा मारा भी गया। तो अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। मगध राजवंश का सही कालक्रम क्या है? तो हर्ष वंश पहला आया, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। ठीक है, आगे देख लेते हैं मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में? तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार जो हुआ शिशुनाग वंश के समय हुआ। ठीक, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पार्श्वनाथ जंत्रिका बिंदुसार साक की स्कंदमौर्य एवं चेतक लिच्छवी कौन सा युग्म जोड़ी है? तो चेतक लिच्छवी एक सुगम जोड़ी है। ठीक है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो सुरसेन की। ठीक है, सुरसेना। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती स्वतित्वती राजधानी थी चेदी की। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अजातशत्रु के वंश का क्या था? हरिक वंश। ठीक है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण क्या है? तो खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है ये राजा नंद का उल्लेख का प्रमाण होता है। ठीक है, अधोलिखित कथन सत्य है। विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल रहा। ठीक है, ये भी एक कथन सत्य है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ये भी कथन सत्य है। कालपी नगर किस नदी किनारे स्थित है? तो यमुना नदी किनारे स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद है, उनकी राजधानी है। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। पंचाल की अहिछत्र, कौशल की साकेत और वत्स की कौशाम्बी। चलिए हम लोग आगे पढ़ते रहते हैं और रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो घनानंद था, और राजा सिकंदर के समकालीन था। किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो महापद्म नंद को। ठीक है, आगे उग्रसेन। ठीक है, किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध का निर्माण प्राप्त होता? अजातशत्रु के। हरिक वंश का अंतिम शासक? तो नागदशक। हरिक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। ठीक है, दूसरे परशुराम का अवतार किसको कहा गया है? तो महापद्म नंद को। ठीक, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र में अतिरिक्त अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? तो वैशाली को बनाया। ठीक है, ध्यान देते रहिए आप लोग। भारतीय इतिहास में पहली बार किसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की? तो भारतीय इतिहास में पहली बार किसी विशाल साम्राज्य की स्थापना की? महापद्म नंद में। आक्रमण, यूनानी आक्रमण पढ़ लेते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किसी भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों के सिकंदर के विरुद्ध शास्त्र धारण किया था? तो मत्सग। ठीक है, सिकंदर के हमले के बाद उत्तर भारत किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। ठीक है, कथन देख लेते हैं। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 वर्ष भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। तो ए सही है परंतु आर गलत है, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ नहीं हुआ। आगे हम लोग देख लेते हैं किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाख दत्त के। ठीक है, भारत में सिकंदर की सफलता अधोलिखित कारण थे। सिकंदर की सफलता, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, बिल्कुल सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। ठीक है, वह एक अच्छा शासक और प्रशासक था। ठीक है, 323 में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं में किस नदी के सामने आले तटों पर पड़ाव पड़ा? तो ठीक है, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों द्वारा किया गया। भारत में ईरानी शासक जिसके भारत कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, तो डेरियस। ठीक है, भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है तो खरोष्ट लिपि का प्रचार हुआ, अभिलेख की उत्कीर्ण करने कला का प्रचार हुआ, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति हुई। ठीक है, ये कुछ उपलब्धियां रही ईरानियों के आक्रमण
करने से भारतीय इतिहास पर। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं निराकस और आनेर्किटस डाइमेकस आर्टिवोलिस और सिकंदर के साथ नहीं आया था, तो डाइमेकस सिकंदर के साथ नहीं आया था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 6वीं शताब्दी ईसु के धार्मिक आंदोलन।